हेलो नाइन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी जॉन मैम बोल रही हूँ, ज्योग्राफ़ी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी नाइन्थ क्लास के बच्चों का सोशल साइंस ज्योग्राफ़ी की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। और आज हम लोग ज्योग्राफ़ी का एक नया लेसन शुरू करेंगे और वो लेसन है आपका पार्ट 4, लेसन 4। और लेसन का नाम क्या है बच्चों? जलवायु, है ना। तो पिछले दिनों हम लोगों ने कई लेसन पढ़े, 3 लेसन हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने पहला लेसन देखा था भारत की स्थिति। दूसरा हम लोगों ने देखा था भारत का जो उच्चावच है, भौतिक, है ना, आकृति। और उसके बाद हम लोगों ने अपवाह पढ़ा, है ना। और आज हम लोग जलवायु पढ़ेंगे। तो जलवायु आपका लेंदी लेसन है, तो इसलिए हम इसके भाग करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसका भाग 1 यानी पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो सवाल है बच्चों, जलवायु हमारा जो टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि जलवायु है क्या, है ना। तो हम लोग के हमेशा सुनने में आता ना, हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, अब गर्मी की ऋतु चल रही है, जाड़े की ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु शुरू हो गई, है ना। और यहाँ की जलवायु बड़ी ठंडी है, गर्म है। तो ये जलवायु, मौसम, ऋतुएं जो हम अपने बातचीत की उसमें सुनते रहते हैं ना, कि जलवायु अच्छी है, वहाँ की जलवायु अच्छी है, आज मौसम अच्छा है ना, वर्षा ऋतु चल रही है या ग्रीष्म ऋतु चल रही है। तो ये है क्या? क्या ये तीनों एक ही चीज़ है, जलवायु, मौसम, ऋतु, या इन तीनों में अंतर है? तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे। तो जलवायु, मौसम और ऋतुएं जो हैं बच्चों, ये तीनों क्या हैं? वायुमंडल की अवस्थाएं हैं, है ना। ये तीनों वायुमंडल की जो अवस्थाएं हैं, जैसे वायुमंडल की अवस्थाओं में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, पवन संचार। इन सभी जो वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं, इन्हीं का परिणाम है हमारा जलवायु, मौसम और ऋतु, है ना। तो किसका परिणाम है ये तीनों? जो हमारी वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं, जैसे तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, पवन संचार आदि, इन्हीं का परिणाम क्या है बच्चों? जलवायु, मौसम और ऋतुएं, ठीक है। अब चलते जलवायु क्या है, मौसम क्या है, ऋतुएं क्या है। तो सबसे पहले है जलवायु। जलवायु जो है वो किसी विशाल क्षेत्र में या बहुत बड़े क्षेत्र में लंबी समय अवधि तक पाई जाने वाली क्या होती है? वायुमंडलीय अवस्था होती है ना। क्या होती है? किसी बहुत बड़े क्षेत्र में या विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मतलब 30 साल, 40 साल या उससे भी ज़्यादा, है ना, समय तक जो पाई जाने वाली क्या है? वायुमंडलीय अवस्था होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। या इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जलवायु जो है वो वायुमंडल की दीर्घकालीन, है ना, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक पाई जाने वाली अवस्था है, जिसमें परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, और यदि होता भी है तो 30-40 वर्षों के बाद ही जलवायु में क्या होता है? परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ये दीर्घकालीन क्या है बच्चों? वायुमंडलीय अवस्था है, जिसमें जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, और यदि होता है तो 30-40 वर्षों के उपरांत या बाद। अब मौसम क्या है ये हम लोग देखेंगे। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे आज बड़ी ठंडी, आज का मौसम बहुत अच्छा है ना, आज बड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, या आज बड़ी अच्छी क्या कहते हैं, बादल हैं तो बारिश हो रही, तो बढ़िया मौसम है ना। तो मौसम क्या होता है? तो मौसम जो है एक विशेष समय में
एक क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था को क्या करता है, बताता है। मौसम क्या है, एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था को बताता है ना। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मौसम वायुमंडल की परिवर्तनशील दशा है। मतलब ये किसी भी क्षण, किसी भी समय क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी मौसम में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता, मौसम बदलता रहता है। जैसे अभी गर्मी है, थोड़ी देर में ठंडी हवा चलेगी तो मौसम बदल जाएगा। अभी धूप है, थोड़ी देर में बादल आ गया, बारिश होने लगी, मौसम बदल गया। तो मौसम किसी भी क्षण बदल जाता। मौसम किसी भी स्थान पर कुछ दिन, सप्ताह या महीने का हो सकता है। अब चलते हैं, तीसरी चीज़ क्या है, ऋतु। ऋतु किसको बोलते हैं अभी ना, तो ऋतु जो होती है, जब किसी स्थान पर लगातार कई महीने एक जैसी वायुमंडलीय अवस्था पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऋतु। यानी जब किसी स्थान पर लगातार कई महीने मतलब 3-4 महीने एक जैसी वायुमंडलीय अवस्था पाई जाती है तो उसको हम ऋतु कहते हैं। या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि किसी स्थान पर लगातार कई महीने तक एक जैसा जब मौसम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋतु कहते हैं, है ना। महीनों की औसत वायुमंडलीय यानी इसी वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर ही हम वर्ष को यानी साल को ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतुओं में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो है ना तीनों वायुमंडलीय अवस्था, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर। जलवायु जल्दी बदलती नहीं है, मौसम तुरंत बदल जाते हैं और ऋतु जो होती 3-4 महीनों बाद बदलती है। तो तीनों वायुमंडलीय अवस्था हैं, लेकिन तीनों में क्या है, अंतर है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है सवाल है कि भारत की जलवायु कैसी है। आप जानते हैं भारत की जलवायु कैसी है, शायद हो सकता आपको पता हो, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा हो। तो सवाल है भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता। क्या कहा जाता, मानसूनी जलवायु, है ना। इसके अलावा यानी भारत के अलावा इस प्रकार की जलवायु और कहीं पाई जाती है दुनिया में या विश्व में, तो सब बिल्कुल सही। इस प्रकार की जलवायु भारत के अलावा एशिया के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी देशों में पाई जाती है। यानी मानसूनी जलवायु केवल भारत में ही नहीं पाई जाती, बल्कि एशिया के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी पूर्वी जो भाग हैं या देश हैं वहाँ पाई जाती। जैसे ये मैप है ना, इस मैप में हमने केवल एशिया का दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग दिखाया। ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण है। तो ये वो देश हैं जहाँ मानसूनी जलवायु, ये भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है ना, इधर बांग्लादेश है, म्यांमार है, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, है ना, वियतनाम इधर लाओस है यहीं पर, और चीन का दक्षिणी भाग जो है ना, और इधर चलोगे तो आपका नेपाल। तो इन सभी देशों में कौन सी जलवायु पाई जाती, मानसूनी। तो भारत ही मानसूनी जलवायु वाला देश नहीं है, बल्कि भारत के साथ साथ एशिया के इन सभी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में मानसूनी जलवायु जो है वो पाई जाती है। अब चलते हैं आगे बच्चों। मानसूनी जलवायु के बावजूद भारत में प्रादेशिक जलवायु में क्या पाई जाती है, प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। मानसूनी जलवायु होने के बावजूद भी भारत में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश हम जाएं तो तापमान और वर्षा में क्या आ जाती, भिन्नता आ जाती है। अब जम्मू कश्मीर ठंडा तो राजस्थान गर्म, है ना, मेघालय में बहुत बारिश तो राजस्थान में कम बारिश। तो है ना प्रादेशिक भिन्नता। जबकि भारत मानसूनी जलवायु का देश है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रादेशिक भिन्नता को हम
है ना। इस प्रादेशिक भिन्नता को हम जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व यानी तापमान और वर्षण, वर्षण यानी वर्षा के आधार पर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कौन से दो महत्वपूर्ण तत्व, तापमान और वर्षण, वर्षण मतलब वर्षा के आधार पर हम इसको और भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चले आगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तापमान के आधार पर भारत में जलवायु में किस तरह से भिन्नता पाई जाती है। तो तापमान हम पहले देखते हैं। गर्मियों में यानी गर्मी के दिनों में जो हमारा राजस्थान का मरुस्थल है, जिसको हम थार का मरुस्थल बोलते हैं, कि कुछ भागों में तापमान कितना डिग्री हो जाता है बच्चों, 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के समय, ये दिन का तापमान है ना। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में, कहाँ पर, कश्मीर में भी पहलगाम में तापमान जो है वो गर्मियों में कितना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक तरफ राजस्थान के मरुस्थल में 50 डिग्री दिन का तापमान है, तो वहीं कश्मीर में तापमान कितना है पहलगाम का, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो है ना भिन्नता, एक तरफ 50 और एक तरफ 20 डिग्री। यह तो हो गया गर्मी वाली बात। अब जाड़ों में क्या होता है, सर्दियों में भी तापमान में भिन्नता पाई जाती है। अब सर्दियों में जो रात का समय होता है, रात में जम्मू कश्मीर का जो द्रास है, द्रास है ना, द्रास में तापमान जो है वो माइनस कितना हो जाता है, 45 डिग्री, है ना। जम्मू कश्मीर में द्रास में तापमान कितना हो जाता है, 45 -45 डिग्री रात का तापमान है। जबकि वहीं केरल में कितना रहता है तापमान, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जम्मू कश्मीर के द्रास में -45 डिग्री तापमान रहता है रात में जाड़ों में। तो वहीं केरल का तिरुवनंतपुरम कहाँ है, यहाँ है, केरल की राजधानी है। यहाँ तापमान कितना है रात में, जाड़ों में कितना डिग्री है, 22 डिग्री। और यहाँ जाड़ों में तापमान कितना है द्रास में, यहाँ तापमान है -45। तो है ना बच्चों गर्मी और जाड़े के तापमान में अंतर, है ना। अब चलते हैं तापमान के बाद दूसरा तत्व क्या है जलवायु का, वह वर्षण यानी वर्षा। वर्षा में भारत में अंतर है। वर्षा की जो रूप है, वर्षा की जो मात्रा है, उसमें भी भारत में भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमालय का जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा हिमालय, यहाँ जो बारिश होती है जाड़ों में वो ज़्यादातर हिम के रूप में होती है, हिम यानी बर्फ़ के रूप में होती है। और जो ये मैदान है हमारा गंगा वगैरह का मैदान, यहाँ जो जाड़ों बारिश होती है वो वर्षा के रूप में होती है। तो एक तरफ बर्फ़ के रूप में हो रही है, तो एक तरफ वर्षा के रूप में होती है। यही नहीं बच्चों, जो वर्षा का जो वार्षिक औसत है यानी वार्षिक जो वर्षण है, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। वार्षिक वर्षण की दृष्टि से देखा जाए तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मेघालय जहाँ मौसिनराम है, यहाँ 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर के इधर लद्दाख और राजस्थान का जो ये रेगिस्तानी भाग है, यहाँ साल भर में 10 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम वर्षा। तो एक तरफ मेघालय में 400 सेंटीमीटर से वर्षा वार्षिक है, तो वहीं लद्दाख में और जो हमारा ये राजस्थान का जो रेगिस्तानी भाग है, यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम वर्षा होती है। तो इसीलिए भारत मानसूनी जलवायु वाला देश होते हुए भी भारत में जो प्रादेशिक जलवायु है उसमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। और इस भिन्नता को हम लोगों ने तापमान और वर्षा के रूप में देखा। अब चलते हैं बच्चों, वर्षा की जो मात्रा है भारत में,
है ना, वो भी घटती जाती है। अगर हम पूरब से मतलब इधर से मेघालय से, असम मेघालय से इधर उत्तर प्रदेश होते हुए इधर राजस्थान की ओर जाएं, तो पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे वर्षा की मात्रा भारत में क्या होने लगती है, कम होने लगती है ना। क्या होने लगती, कम होने लगती। तीसरी जो मेन बात है यहाँ की जलवायु की, वो ये है कि भारत में जो वर्षा है वो ज़्यादातर जून से लेकर सितंबर महीने तक होती है। यानी ज़्यादातर भारत में वर्षा जून से लेकर सितंबर तक होती है। लेकिन जो हमारा ये तमिलनाडु वाला भाग है, ये यहाँ वर्षा कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में होती है। यहाँ ज़्यादातर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है, जबकि भारत के बाकी हिस्सों में वर्षा जून से लेकर क्या होती है, सितंबर तक होती है। तो इस जलवायु का प्रभाव हमारे देश के लोगों की जीवन में भी पड़ता है। इसलिए भारत के लोगों के जीवन में क्या पाई जाती है, विविधता। और ये विविधता किस में दिखाई देती है, यहाँ के लोगों के घरों में, वस्त्र में और भोजन के रूप में ये विविधता क्या होती है बच्चों, दिखाई देती है। तो जलवायु का स्पष्ट प्रभाव भारत के लोगों के घरों में, वस्त्रों में और भोजन में क्या होता है, दिखाई देता कि नहीं देता। अभी गर्मी है तो हम लोग गर्म कपड़े तो पहन नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ जाड़ा आएगा हम गर्म कपड़े क्या होने लगते हैं, पहनने लगते हैं। चले बच्चों, यहाँ एक शब्द आया था भारत की जलवायु में, मानसूनी जलवायु। अब ये मानसूनी क्या होता है, मानसूनी क्या है, किसको बोलते हैं, मानसूनी या मानसून। तो मानसूनी या मानसून जो है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए ना। तो मानसून जो होता है, ये शब्द जो है वो, इसकी उत्पत्ति जो है अरबी शब्द मौसम से हुई है ना। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, मौसम। जिसका अर्थ क्या है, मौसम। यानी मानसून का मतलब है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। यानी वो हवाएं जो वर्ष में ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार अपनी दिशा क्या कर देती हैं, बदलती हैं, परिवर्तित करती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मानसून कहते हैं। और भारत में इन मानसूनी हवाओं का प्रभाव पूरे साल रहता है, इसीलिए भारत की जलवायु को क्या कहा गया है, मानसूनी जलवायु। चले आगे बच्चों, अब चलते हैं जलवायु को नियंत्रण करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो जलवायवी नियंत्रण, जलवायवी का मतलब जलवायु नियंत्रित करना वाले या जलवायु नियंत्रण। तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले, जो विश्व में जलवायु नियंत्रित करने वाले या किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। पहला अक्षांश, दूसरा तुंगता, तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई, तीसरा वायुदाब, चौथा पवने, पांचवा समुद्र से दूरी, छठवां महासागरीय धाराएं। तो ये विश्व में, पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में, है ना, जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अब चलते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मेन कारण, मुख्य कारण, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवने। ये 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक हम लोग देखेंगे अक्षांश। अक्षांश, है ना, तो भारत के बीचों बीच से कोई अक्षांश रेखा जाती है बच्चों, आपको पता कौन सी अक्षांश रेखा जो भारत को बीचों बीच से काटते हुए जाती है। ज़्यादा आपने पढ़ा होगा अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो इस मैप में देखिए, ये मैंने डॉट लाइन खींची है ना, यहाँ कुछ लिखा है मैंने, आपको दिख रहा है, ये है कर्क। इस लाइन को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा या कर्क वृत्त भी बोला जाता है। ये अक्षांश रेखा है जो भारत के बीचों बीच से जाती है, यानी गुजरात में कच्छ के रण से शुरू होती है और
में आपका ये मिज़ोरम के काटते हुए जाती है ना। ये वो अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा, जो भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। ये ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी भारत, नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी भारत। अगर कर्क रेखा के जो नीचे का भाग है आधा भाग, ये इस आधे हिस्से को जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत जो है वो है ना, कौन सी जलवायु यहाँ हमने लिखा, कौन क्या लिखा, उष्ण। उष्ण का मतलब गर्म जलवायु है ना। तो भारत कर्क रेखा के नीचे का जो हिस्सा है ये उष्ण जलवायु में आता है, यानी गर्म जलवायु, यानी ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। कर्क रेखा के ऊपर चले तो यहाँ लिखा उपोष्ण। कर्क रेखा के ऊपर का भाग कहलाता उत्तर भारत, और उत्तर भारत का जो आधा हिस्सा है ये पूरा ये आता है उपोष्ण जलवायु के क्षेत्र में, यानी ये उपोष्ण कटिबंध जलवायु वाला क्षेत्र है। यानी देखा जाए तो भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की ही क्या पाई जाती हैं, विशेषता पाई जाती हैं। दोनों जलवायु, उष्ण जलवायु की भी विशेषता है और उपोष्ण जलवायु की विशेषता भी भारत में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा इसको बीचों बीच से क्या करती है, काटते हुए जाती है। अब चलते दूसरी क्या है कारण, वो है ऊंचाई। ऊंचाई भारत के उत्तर में हम लोगों ने भौतिक दूसरे लेसन में पढ़ा था, कौन सा पर्वत है बच्चों भारत के उत्तर में, तो भारत के उत्तर में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है जिसको हम बोलते हैं हिमालय। आपने ये चित्र देखो मैप में, ये मैंने ब्राउन से बना रखा है, पहाड़ बना रखा है, ये हिमालय बनाया है मैंने, ठीक है। तो हिमालय पर्वत है ना। तो हिमालय पर्वत जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है बच्चों, 6000 मीटर। एवरेज हाइट इसकी कितनी है, 6000 मीटर। वही बच्चों भारत का सबसे निचला हिस्सा है, ये ग्रीन जो मैंने डॉट करा है, समुद्र के किनारे ये मैदान है जिसको हम बोलते हैं तटीय मैदान। ये हमने तट लिख दिया ना, तो ये तटीय मैदान है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है ना। तो ये सबसे नीचा है, उसके बाद ये ऊंचा 6000 मीटर। तो जैसे जैसे हम मैदान से यानी दक्षिण से, ये भारत का कौन सा हिस्सा, दक्षिण, ये भारत का कौन सा हिस्सा, उत्तर में, उत्तर, तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में तटीय मैदान। तो जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं क्या होने लगती है, ऊंचाई बढ़ने लगती है ना। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं ऊंचाई क्या होने लगती है बच्चों, बढ़ने लगती है। और ऊंचाई जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ तापमान नहीं बढ़ता है। ऊंचाई जब बढ़ती तो तापमान बढ़ने के बजाय क्या होने लगता है, कम होने लगता है, घटने लगता है। तभी तो हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से क्या रहती हैं, ढकी रहती हैं। हिमालय ठंडा क्यों है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह ठंडा क्यों है, कि हाइट पर है, ऊंचाई पर है। और इधर चेन्नई में नई गर्म क्यों है, क्योंकि ये समुद्र तट के किनारे हैं और इनकी ऊंचाई क्या है, कम है। ये 30 मीटर पे, ये 6000 मीटर पे है। तो इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई बढ़ने लगती है, और ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसी कारण है, यही कारण है कि हिमालय में जितने स्थित शहर हैं या राज्य हैं वो सब कैसे हैं बच्चों, वहाँ ठंडी जलवायु पाई जाती है। लेकिन समुद्र किनारे जो शहर हैं, राज्य हैं, वहाँ गर्म जलवायु जो है वो पाई जाती है, क्योंकि ये नीचा है और ये क्या है, ऊंचा। निचले भाग में तापमान ज़्यादा होता है, जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही नहीं बच्चों, हिमालय पर्वत जो है वो मध्य एशिया मतलब जो हमारा लद्दाख, ये तिब्बत और ये चाइना वाला जो एरिया है ना, तो मध्य एशिया की ओर से यानी इधर से जो ठंडी और बर्फीली हवाएं भारत की ओर आती हैं, हिमालय उन हवाओं को क्या कर देता है, भारत में आने से रोक देता है। यानी इन ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत भी मध्य एशिया की तरह क्या होता, ठंडा होता है ना।
यहाँ भी उतना ही ठंड पड़ती है जितनी तिब्बत में पड़ती है। यही नहीं बच्चों, हिमालय जो है वो सागर की ओर से आने वाली पवनों को रोककर बारिश भी करता है। तो ये हो गया हमारा ऊंचाई। तो ऊंचाई भी क्या करता है बच्चों, जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालय इसलिए ठंडा है क्योंकि ऊंचाई पर है। समुद्र तट के किनारे के इलाके इसलिए गर्म रहते हैं 12 महीने क्योंकि वो उनकी ऊंचाई कम है, वो निचले भाग हैं। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान क्या होता है, बढ़ता नहीं, क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बच्चों। अब आता है वायु दाब एवं पवनें, है ना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा कारण कौन सा है, वायु दाब एवं पवनें। वायु दाब और पवनें जो हैं इसके अंतर्गत निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाएं जो होती हैं वो संचालित होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं संचालित होती हैं, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें। दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण। तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो आज हम लोग ये वाला हेडिंग पढ़ते हैं, कौन सा, ये वाला, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें। ठीक है, तो वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, सबसे पहला ये हेडिंग। तो भारत की जो वायु दाब और पवन तंत्र है वो दुनिया में अद्वितीय है, इसकी कोई तुलना नहीं, है ना। तो भारत की जो वायु दाब एवं पवनों का जो तंत्र है, सिस्टम है, ये अद्वितीय है ना। तो वायु दाब और पवनों को हम, है ना, ऋतुओं के अनुसार अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं शीत ऋतु में वायु दाब और पवनों की क्या खासियत होती है। फिर हम लोग देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु यानी जाड़े का दिन, है ना। जाड़े के दिन में हिमालय का जो उत्तर का भाग है, यानी हिमालय के उत्तरी भाग में कैसा वायु दाब हो जाता, उच्च वायु दाब। जबकि जो हमारा महासागर है यानी हिंद महासागर, जाड़े में वहाँ क्या रहता है, निम्न वायु दाब यानी लो प्रेशर रहता है। इसलिए हवा बच्चों हमेशा चलती है हाई प्रेशर से किधर, लो प्रेशर की ओर, हमेशा चलेगी हाई से लो की ओर। तो जब हिमालय पर उच्च वायु दाब है जाड़े में और हिंद महासागर पर लो प्रेशर है यानी निम्न वायु दाब, तो हवा जो है वो हिमालय से क्या होने लगती है, यानी हिमालय क्षेत्र से किधर चलने लगती है, महासागर की ओर। अब इस वाले मैप में मैंने देखिए दिखाया है, ये मैंने मैप बनाया है, पूरा मैप नहीं बनाया है, थोड़ा सा समझाने के लिए बनाया। ये शीत ऋतु की दशा है। ये है हमारा उत्तर वाला भाग जहाँ मैंने लिखा है उच्च वायु दाब, यानी ये हिमालय का क्षेत्र है ना। और यहाँ हमने महासागरों पे लिखा है निम्न वायु दाब। हमेशा हवा जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की, तो जाड़े में हवा जो है वो हिमालय क्षेत्र से क्या होती है, सागर की ओर चलने लगती है। क्योंकि हिमालय से आती है तो ये हवा कैसी होती है, ठंडी होती है और शुष्क होती है। और जब मैदानों में जाड़ों में आती है ना बच्चों, तो ये तापमान को और कम कर देती है, यानी कड़कड़ाने वाली और ठिठुरने वाली सर्दी को क्या करती है, जन्म देती है। अब चलती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में उल्टा होता है, जाड़े का एकदम उल्टा। ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा आंतरिक एशिया है ना, आंतरिक एशिया एवं भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, वहाँ वायु का दबाव क्या हो जाता है, निम्न। और जो हिंद महासागर है वहाँ वायु का दबाव क्या हो जाता है, उच्च, है ना। अब हवाएं जो हैं, जब यहाँ हो गया निम्न, ये गर्मी का मौसम का है, यानी उत्तरी पूर्वी भारत में निम्न वायु दाब है और हिंद महासागर पर उच्च वायु दाब है। तो गर्मी में हवाओं की दिशा क्या हो जाती है, हिंद महासागर से किधर होने लगती है, किधर चलने लगती है, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, है ना, यानी उत्तर की ओर चलने लगती हैं। चूँकि ये हवाएं हिंद महासागर की ओर से आती हैं, है ना, तो ये क्या होती हैं, नमी से भरी होती हैं। और नमी से भरी होने के कारण जब ये हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो भारत में क्या करने लगती हैं, वर्षा करने लगती हैं। और जब ये वर्षा करती हैं तो भारत में मानसून का प्रारंभ हो जाता ना, इसी को हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी
मानसून। समझ में आया? एक बार और समझा दूं कि गर्मियों में उत्तरी पूर्वी भारत में कौन सा वायुदाब हो जाता है? निम्न वायु। और हिंद महासागर में क्या होता है? उच्च वायुदाब। अब ये उच्च वायुदाब जो है इधर चलने लगती हैं हवाएं, यानी विषुवत रेखा को पार करके जब हवाएं जो हमारी जो उत्तरी पूर्वी जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं, जब वो विषुवत रेखा को पार करके हिंद महासागर में आती हैं, है ना, तो हिंद महासागर में आने के कारण वो क्या हो जाती हैं? उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। उत्तर की ओर मुड़ने के बाद ये भारत में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं, है ना। यानी ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र इन हिंद महासागर की हवाओं को अपनी ओर क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। चूँकि ये गर्म सागरों की ओर से आती हैं, सागरों की ओर से आती हैं, तो ये नमी से क्या होती हैं? भरी होती हैं। और नमी से भरे होने के कारण जब ये भारत में पहुंचती हैं तो वर्षा करने लगती हैं। इसलिए इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो आजकल का दिन जो है बच्चों बहुत बढ़िया है ये टॉपिक, क्योंकि इस समय हमारा बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो गया है ना, और मानसून का प्रारंभ होने वाला है। तो इसलिए ये टॉपिक आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी हम लोग जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जो आपको ना समझ में आया होगा वो पूछ लीजिएगा, कि ये लेसन जो है बड़ा आराम से समझाने वाला है, लेकिन चूँकि समय नहीं रहता है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर जो समझ में ना आए तो आप मुझसे बाद में पूछिए, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ बच्चों, इसका और एक भाग पढ़ा लूँगी तब मैं क्वेश्चन दूँगी आपको, ठीक है, तब आप क्वेश्चन करिए। थैंक यू बच्चों।